जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनसू सर क्लासेस में। और अब आज हम पढ़ने वाले हैं सेट के बारे में। साथ साथ मैं आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा। जो CUET का एग्ज़ाम होता है जिनमें बच्चे अप्लाई करते हैं, जैसे अलग अलग कोई यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहता, 12th यहाँ पे नहीं करना चाहता, 11th 12th, तो वो सेंट्रल या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम देता है, उसके थ्रू भी पास हो जाता है, तो वहाँ पर उसको वैसा ही क्वालिफिकेशन दी जाती है। तो ये मैथ जो है वो क्लास 12th की, क्लास 11th की भी है, और साथ साथ आपका CUET के लिए भी यहाँ पे ये मतलब एप्लीकेबल हो जाएगी, सूटेबल हो जाएगी। तो आप उसको अगर चाहते हैं उसके लिए भी पढ़ना तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा, कोई ऐसा फ्रॉड टाइप का नहीं किया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा वो सच्चा पढ़ाया जाएगा। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने इसका बना दिया है, एक आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे ही, और उसमें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया है। आज पार्ट 3 की बारी है। तो हम क्वेश्चन कर रहे थे, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया पहले और सेकंड आपके पार्ट में। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिया रहता है। कोई भी आपको अगर कोई और की कन्फ्यूजन रहेगी तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए हम आज कौन से क्वेश्चन पे थे? चौथा पढ़ने वाले थे हम। तो प्रश्न नंबर 4 है, NCERT का है, एक्सरसाइज 1.1 का है। अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो यही एक्सरसाइज आपके इंग्लिश में होगी, और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो यही एक्सरसाइज सेम यही है, वो हिंदी में आपको मिल रही है। तो यहाँ पे मैं प्रश्न 4 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो प्रश्न 4 कहता क्या है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। थोड़ा आवाज़ में आज मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उसे मैनेज करना आप। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण मतलब कल हमने प्रश्न नंबर 3 जब देखा था तो उसमें क्या था, उसमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया था, सारणी वाला फॉर्म दिया था, उसको हमें बदल लेना था। किसमें? उसको बदलना था आपका रोस्टर विधि, तालिका विधि में बदलना था। अब प्रश्न 4 में कह रहा है कि आपको तालिका विधि दी गई है, आपको बना क्या देना है? सेट बिल्डर फॉर्म, सारणी वाला फॉर्म यहाँ पे आपको बना देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए तो चलो भाई, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है आप देख सकते हो। यहाँ पे निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेट दिया हुआ है आपका, कोई सेट होगा, मान लो इसे ये कोई ए सेट दिया होगा। यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 3, 6, 9 और 12। ये आपका एक सेट दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसको ये किस में दिया हुआ है? तो रोस्टर मेथड में दिया हुआ है। ये रोस्टर मतलब तालिका मेथड में, तालिका विधि में दिया हुआ है। इसको हमें बता देना है सेट बिल्डर फॉर्म में, सारणी वाले फॉर्म में बता देना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे होगी, अगर यहाँ पे 3 से आगे बढ़े तो 6 लिखा हुआ है, 6 से आगे बढ़े तो 3 लिखा हुआ, 9 लिखा हुआ है, और 9 से आगे बढ़ेंगे तो 12 लिखा हुआ है। सिर्फ इस सेट में केवल 4 एलिमेंट हैं, 4 अवयव हैं। अब 4 अवयव हैं यहाँ पे, ये हो गए। अब हमें इसको लिखना है। तो कल की वीडियो में मैंने बताया था कैसे आपको लिखना है जब आप तालिका विधि से सारणी विधि पे जाओगे तब। तो आपको सेट वही रखना है, सेट ए बराबर, सबसे पहले क्या करना है, x सच दैट x लगा देना है। तो x सच दैट x हमने लगा दिया। अब x जो है, और यहाँ पे बराबर क्या बराबर लिख देंगे 3n, क्या लगा देंगे, x सच दैट x बराबर 3n। इसको हमने माना कुछ देर के लिए x सेट, यहाँ पे x मान लिया है, x बराबर 3n, कॉमा लगाएंगे जहाँ पे n क्या काम करेगा, n जो होगा वो एलिमेंट किसका होगा, कैपिटल N का। कैपिटल N कहने का मतलब नेचुरल नंबर, कैपिटल N वही होता है नेचुरल नंबर। यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना है, बस सिंपली यहाँ पे हो गया x सच दैट x बराबर 3n, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर बनेगा तो चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों सेम है। कैसे सेम है? नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, n बराबर यहाँ पे हम रख लेते हैं 1, 2, 3 और 4, आगे डॉट डॉट, हमें उससे नहीं मतलब है। अब अगर n की वैल्यू कह रहा है, n जो एलिमेंट है किसमें का, कैपिटल N का एलिमेंट है, तो अगर हम यहाँ पे n की जगह यहाँ से उठा के 1 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। और उठा के अगर n की जगह फिर एलिमेंट है n का, तो n की जगह अगर हम 2 रख दिया तो 6 आ जाएगा, जो कि आपके यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 3 9, 9 हो जाएगा आपका यहाँ पे। और अगर हम रखेंगे 4 तो यहाँ पे 4 रखने के बाद 12 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये और ये दोनों सेम हैं। तो कहने का मतलब ये तालिका विधि में है और ये सारणी की विधि में है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी बताएं आगे, सेकंड वाला देख लो। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड, इसी का सेकंड क्वेश्चन, ये पहला था, सेकंड वाला हम देखते हैं यहाँ पे।
सेकंड में एक समुच्चय दिया हुआ है 2 4 8, इधर 16, इधर 32। यहाँ पे क्या करेंगे हम काम, यहाँ पे लिख दो। अगर इसको हमें बनाना है तो इसको मान लो हमने सेट ए मान लिया, इसको भी। पहले देखो, अगर यहाँ पे हम बात करें, इसको देखेंगे, ये तो तालिका विधि दी हुई है। अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पहले आपको यहाँ पे देख लेना था। अब मैं इसको एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। ये बनाने से पहले आप एक बार इस पर नज़र डाल लो, इसको देख लो कि क्या किस टाइप में, किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो इसको 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 मिल जाएगा, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 मिल जाएगा, 3 गुणा 4 करेंगे तो 12 मिल जाएगा। कहने का मतलब हर एक नंबर पे एक एक स्टेप बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तब हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर वाला मेथड लगा दिया, तो यहाँ पे वो वेरीफाई भी कर गया, सूटेबल हो गया उसके लिए। अब इसमें बात करेंगे तो इसमें अगर देखेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ तक तो मिलेगा। अगर बात करें 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, लेकिन 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे वो वाला रूल नहीं अप्लाई किया जाएगा कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अगर यहाँ पे एक चीज़ और करके देखें, पावर वाला घात लगा के देखें, 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होती है, और 2 की पावर 2 4 होता है। 2 की पावर अगर 3 देखा जाएगा तो कितना होता है, 8 हो जाता है। ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर 4 देखेंगे तो 16 हो जाएगा वैसे ही, और 2 की पावर अगर 5 देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इस टाइप से लिखेंगे कुछ, वो ध्यान से देखना आप। x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, वहाँ पे बगल में लगा था, यहाँ पे पावर में लग गया n, बस कॉमा लगा देना। n एलिमेंट किसका होना चाहिए, किसका एलिमेंट होना चाहिए, n का, कैपिटल N का। वही तो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 n नेचुरल नंबर्स तक जाएंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो ये आपका किस फॉर्म में बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म में बन गया। तो यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे करेंगे 2 की पावर 1 तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, समझ में आया पूरी तरीके से। अब इसे नोट कर लेना, अभी आगे बता देता हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन भी, थर्ड वाला कोई सेट दिया हुआ है, इसको भी देख लो। और 5 25 यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 का, 25 का, 125 का और 625 का। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो सेम वही प्रोसेस है जो अभी हमने सेकंड वाले में किया। अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो यही से देखेंगे तो 5 की पावर 1, इसे देखेंगे तो 5 की पावर 2, इसे देखेंगे तो 5 की पावर 3, और इसको अगर देखा जाएगा तो 5 की पावर 4, क्योंकि 25 25 से गुणा कराएंगे तो 625 हो जाता है। तो यहाँ पे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4। तो इसको भी लिखने का जो मेथड होगा वो किस तरीके से होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे लगाएंगे सेट, वो करली ब्रैकेट लगाएंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, कॉमा n किससे बिलोंग कर जाएगा, यहाँ पर भी n से बिलोंग कर जाएगा। समझ में आया, आ रहा है समझ में? हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर भी बन गया। अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बताता हूँ मैं। अब हम देखने वाले हैं चौथा क्वेश्चन, अभी आपको बताने वाले, वैसे इसे इरेज कर देते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा गया है, तो चौथे क्वेश्चन में कह रहा है, जैसा पहला मैंने बताया कि 3 6 9 12, वैसे यहाँ पे चौथा लिखा हुआ है। चौथे में सिर्फ लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो उसमें सिर्फ ये आपको कॉन्सेप्ट लगा देना है। जहाँ पे 3n है वहाँ पे हम 2n कर देंगे, क्योंकि n बिलोंग्स करेगा n से। सेम वही सब कॉन्सेप्ट रहेगा, बस यहाँ 3 की जगह आपको 2 कर देना है, और n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ तो चौथा क्लियर हो गया होगा। पाँचवा मैं बता देता हूँ। पाँचवा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाला है, उसमें क्या करना है, पाँचवा में बता दे रहा हूँ। पाँचवा पे देख लो, पाँचवा कोई सेट दिया हुआ है 1 4 9, यहाँ पे 1 4 9, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं 16, यहाँ पे 25, यहाँ पे डॉट 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 100 तक। उसमें दोनों नहीं लिखे हुए हैं, तो वो अभी मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं लिखे हुए हैं। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 1 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 1 आ जाएगा,
और अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16, 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बन जाएगा। बस इसमें कुछ और था नहीं। अब इसको हमें बना देना है सारणी वाले विधि में। यहाँ पे देखो आपका ये सेट हो जाएगा a बराबर x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर कर देंगे क्योंकि n वही है 1 2 3 4 5, तो एक यहाँ पे ये नंबर चल रहे हैं ये वाले, ये तो इसमें सेम है ना, तो उसको मत बना देना, वो सेम नहीं है, ये आपका नेचुरल नंबर ये रहा, यहाँ को लगा देंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो अगर n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो इसका जो नोटेशन हो जाएगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे आपको खत्म हो गया चौथा क्वेश्चन भी। अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। कौन सा है, कहाँ है? अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ऊपर वाला मैं इरेज कर देता हूँ, इसको तब तक आप नोट कर लेना। इसको नोट कर लो तब तक नीचे वाला। तो क्लास कैसी लग रही भाई, वो कमेंट बॉक्स में बता जरूर देना कि मतलब क्लास में कुछ अगर समझ में आ रहा हो तो, अगर ना समझ में आ रहा हो तो भी बता देना, ऐसा नहीं है कि नहीं बताना, क्योंकि भाई आपको भविष्य आपका है, हमें तो पढ़ाना है सिर्फ। अब आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं, और अगर कोई भी डाउट बचता है, कोई भी डाउट रहता भी आपका पिछला प्रीवियस क्लास का, तो वो भी इस क्लास में पूछ सकते हो आपका पीछे। लेकिन अगर आज देख रहे हो क्लास तो पीछे जाके पहले दोनों क्लास देख लेना, तभी समझ में आने वाला है, नहीं तो आएगा नहीं, ये तो बस ऐसे रटना पड़ेगा तुम्हें। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। तो प्रश्न नंबर 5 जो कह रहा है, इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह क्या रहा है पहले से देख लो। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव यानी एलिमेंट्स, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब कि इसमें तुम्हें दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, यहाँ पे तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तुम्हें बना देना है किसमें, तालिका विधि में। वही जैसे पहला क्वेश्चन था वो जो तीसरा था, वैसे ही ये भी आपका है 5वां। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग वर्ड ज़्यादा दिए गए हैं। तो अगर पहला हम देख लेते हैं, तो पहला कह रहा है कि ए एक सेट है बराबर x सच दैट x जो है एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम भी है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब वही नेचुरल नंबर से n होता है कैपिटल, उसमें तो सारे आते हैं। अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 सारे आ जाते हैं, सम विषम दोनों आ जाते हैं। इसमें से बात की जा रही है विषम प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो पहला का अगर बात करें, यहाँ पे ए सेट लिखा हुआ है x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अगर इसको हमें बनाना है तालिका विधि में तो क्या लिखना पड़ेगा, सेट वही रहेगा आपका कि x को एक विषम प्राकृतिक संख्या बताना है। तो अगर एक की बात करें तो एक विषम है, एक विषम है, एक ओड है कि इवन है, एक ओड है, यहाँ पे एक ले लेंगे हम। 1 2 सम है और 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 3 5 7 और आपका 9 11, जो 2 से ना कटें वही हो जाएंगे। अब ये मत सोचना है 2 से छोटा है तो कट नहीं रहा है, कटेगा तो नहीं पूरा पूरा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 3 5 7 9 11, इतना बना देना तुम्हें, ये हो जाएगा विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। अब आगे हम बात करें दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा दिया हुआ है बटे में, रेशनल नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है, परिमेय संख्या के फॉर्म में दिया हुआ है। दूसरा भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो दूसरे की बात करें, दूसरा लिखा हुआ है, मान लो एलिमेंट सेट ए लिखा हुआ है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, किसके किसके बीच में, -1/2। ये ध्यान से देखना है आपको क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, यहाँ पे पूछ लिया गया है। यहाँ पे ये आपको बता देगा x जो है वो -1/2 से तो बड़ा है और किससे छोटा है, तो 9/2 से छोटा है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है कि कह रहा है एक पूर्णांक, x एक पूर्णांक संख्या है, तो हमें इसके अंदर जो एलिमेंट लिखने पड़ेंगे बटे की फॉर्म में ना हो। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक होना चाहिए, वो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, लेकिन पूरे पूरे अंक होने चाहिए। इसको मैं अरेंज कर दूं,
तो यहाँ पे कह रहा है कि x एक पूर्णांक है -1/2 और 9/2 के बीच में। अब यहाँ पे अगर इसको हम डिवाइड करें एक बार के लिए, कुछ देर के लिए सिर्फ डिवाइड कर लो, -1/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5 आ जाएगा। और इसके बाद अगर इसको डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा 4.5, यानी x की वैल्यू जो है वो -4.5 से तो छोटी होनी चाहिए, लेकिन इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब अगर नंबर लाइन यहाँ पे खींच लें, क्योंकि नंबर लाइन ही पूर्णांक को दिखाता है, तो -0.5 ये जो है ये 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है ये, तो इससे बड़ा क्या आ जाएगा, इससे बड़ा 0 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 मिल जाएगा, फिर 2 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 3 मिलेगा, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आगे यहाँ पे 4.5 तक ही कहा है कि इससे छोटा होना चाहिए बस। अब ये चीज़ें यहाँ तक जो है ये 4.5 से तो छोटा है, और यहाँ से ये वैल्यू जो है वो उससे बड़ी है, यानी इन दोनों के x जो है वो इन दोनों के बीच में आता है, हमने लिख दिया। और इसी को क्या मान लेंगे हम, सेट आपका ए जो हमने पीछे ऊपर लिखा। और हमेशा ये ध्यान रखना कि सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में रखना है, नहीं पेपर में कराओगे तो सही, ब्रैकेट अगर ये लगा दिया तो गलत कर दिया जाएगा, वो 100% है। तो ये ब्रैकेट कभी भी मत लगाना, भूल से भी मत लगाना, नहीं मजाक में आ जाए कि अरे ब्रैकेट ही तो है, दोनों लगा दो, यहाँ पे ये करली ब्रैकेट लगा दिया जाएगा। तो तुम्हारा जो ए सेट निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 0 1 2 3 और 4। तो इसे कॉमा में कर लेना, कॉमा भी लगाने को मत भूलना। इतना समझ में आया पक्का। वो आगे तीसरा भी देख लो, उसके बाद नोट करना भी। तीसरा देख लो, यहाँ पे नीचे ही बता दे रहा हूँ मैं, दिख रहा है ना नीचे, यहाँ पे सी आपका एक सेट दिया हुआ है, यहाँ पे बी डाल लेना, क्योंकि बी दूसरे वाले में बी दिया था, लाइन वाइज चल रहा है, सीरियल वाइज। सी की बात करें तो सी दिया हुआ है, करली ब्रैकेट चालू है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 4। यहाँ पे दिया हुआ है करली ब्रैकेट चालू, x सच दैट x क्या दिया हुआ है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर अगर हम करें तो उसका जो वैल्यू आना चाहिए वो 0 से 4 से तो ये तो छोटा है या तो इसके बराबर आना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू, यानी कम अथवा बराबर, कम भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, इतना हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया, इसे हमने बंद कर दिया, यहाँ पे ये मत लगाओ ब्रैकेट, ऐसे लिख दिया जाता है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कम है उसके बराबर भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये हमें थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, तो एक्स यहाँ पे पूर्णांक हमें लेट करना है। अब अगर बात करो 4 से कम कितने ऐसे पूर्णांक होंगे, तो 4 से तो कम हों, 4 से कम होंगे उनका स्क्वायर किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे पूर्णांक की बात की जा रही है, नंबर लाइन खींच लो, एक्स की वैल्यू हमें ऐसी रखनी है कि उनकी वैल्यू अगर स्क्वायर करें, हम उन नंबर का स्क्वायर करें तो 4 से कम आए या उनके बराबर आ सकता है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है तुम्हें। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ x की जगह सबसे कम वैल्यू -2, यहाँ पे क्या रखता हूँ मैं, क्योंकि पूर्णांक तो दोनों तरफ जाता है, बीच में 0, और दाहिने साइड बढ़ोगे तो धनात्मक नंबर और बाएं साइड बढ़ोगे तो ऋणात्मक नंबर। अब हम पहले यहाँ पे -2 ही क्यों रखे, हम यहाँ पे -3 इनफाइनाइट तक जा सकते थे, लेकिन वो कह रहा है कि x अगर जो नंबर रखेंगे हम उनका अगर स्क्वायर करें तो वो या तो 4 के बराबर आए या तो उससे कम आना चाहिए, ज़्यादा ना आए। तो अगर हम यहाँ पे -3 रख देते तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाता, वो बराबर में, वो मतलब बड़ा भी हो जाता, बराबर भी ना होता। तो यहाँ पे जो कह रहा है उसको करेंगे हम सिर्फ, तो -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बराबर भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो बराबर हो गया तो -2 को हम ले सकते हैं। और बात किया जाए उसके बाद -1 का, फिर यहाँ पे 0 का, फिर यहाँ पे 1 का, फिर यहाँ पे 2 का। इसके आगे भी नहीं जाएंगे, इसके इधर भी नहीं जाएंगे, ना माइनस की तरफ ना प्लस की तरफ। बस आपकी जो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कितने एलिमेंट आएंगे, सिर्फ 5 एलिमेंट आएंगे, -2 -1 0 1 और 2 प्लस का हो जाएगा। क्योंकि किसी का भी स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करके देख लो, 1 का स्क्वायर 1 होगा लेकिन 4 से कम आएगा तो वो सही हो जाएगा। यहाँ पे 0 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 4 से कम ही आएगा। तो आपका जो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट पाए जाएंगे वो 5 पाए जाएंगे, जिसमें से -2 -1 0 1 और 2 आपका रहेगा। तो इसे नोट कर लो, उसके बाद आगे बताते हैं। देन आपका हम आगे देखेंगे 5वें का 1 2 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, आगे बचे हैं 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी फटाफट हम देख लेते हैं। अगर कोई भी इसमें पॉइंट समझ में ना आया हो आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बता देंगे हम। और जल्द से जल्द लंबी लाइव आने वाले हैं, क्योंकि
लाइव पढ़ो तो सही रहता है, वहाँ पे आपसे कनेक्शन तो हो जाता है थोड़ी देर के लिए। और जो बच्चे ना क्लास को देख रहे हैं अपना नाम पिन कर देना उस कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैंने भी पढ़ा आपसे, मैंने भी पढ़ा आपसे। होता नहीं है कि यहाँ कौन कौन पढ़ रहा है तो सुन के अच्छा लगेगा ना। तो जो वीडियो देख रहा हो भाई तो अपना नाम पिन कर देना। और अगर यहाँ से कोई बाहरी हो जैसे अयोध्या से बाहर के तो वो भी अपना बता देना हम यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा कह रहा है कि डी आपका एक सेट दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। कह रहा है डी आपका एक सेट है और एक्स सच दैट एक्स जो है वो लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो कल की वीडियो में एक ऐसा ही क्वेश्चन बताया था मैंने। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो शब्द आपके रिपीट जो अक्षर रिपीट किए होंगे उसको एक बार लिख देना है और उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, बस वही आपका सेट हो जाएगा। तो इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसको आपको खुद करना है और इसका आंसर जो है उस कमेंट बॉक्स में बता के जाना है, बता देना, मैं देखूंगा जरूर। उसके बाद आगे पाँचवें पे बढ़ते हैं हम। पाँचवा जो कह रहा है ई एक सेट दिया हुआ है जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट चालू है, एक्स सच दैट एक्स जो है वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ये भी सिंपल है भाई, उतना टफ नहीं है, आसानी से कर लोगे। जो टफ था वो मैंने बता दिया, दूसरा और तीसरा आपको कंफ्यूजिंग लगता है कि कैसे हम करें इसको। तो पांचवा यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष का एक ऐसा महीना है, एक्स के अंतर्गत ऐसे एलिमेंट आपको रखने हैं, वर्षों के वो महीनों के ऐसे नाम रखने हैं जिनमें 31 का महीना नहीं होता है। सबसे पहले फरवरी हो गया, जनवरी में 31 दिन होते हैं तो उसको नहीं लिखना है, फरवरी में नहीं होते हैं, फरवरी में 28 29 का होता है, 30 तक नहीं जाता है। मार्च में होते हैं, अप्रैल में 30 का होता है। तो फरवरी फिर अप्रैल ऐसे ढूंढ के आपको लिख लेना है, हर एक स्टेप हुआ है, ऐसे गिनते नहीं है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये हमारी ट्रिक है हमारे यहाँ की। ऐसे गिन लेना आप, काउंट कर लेना, तो बस सेट के अंदर उन्हीं को लिख देना है। यहाँ पे आपको एक ऐसा सेट बना लेना है, डी कह रहा है डी ऐसा लिख देना है। तो फरवरी आ गई, उसके बाद अप्रैल आ गया, उसके बाद मई होता है 31 का, जून आ गया उसके बाद। तो यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई जून और जुलाई, फिर अगस्त आ गया आपका। यहाँ पे अगस्त नहीं, मई जून जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त भी नहीं होता है, अगस्त भी 31 का होता है। यहाँ पे सितंबर, और उसके बाद अक्टूबर भी 31 का हो जाएगा, फिर यहाँ पे नवंबर आ जाएगा। बस ये आपको कर देना है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करके रख देना है, बस हो गया आपका ये सेट। ये आपको पांचवा हो गया। छठवा यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं आपको, कह रहा है यहाँ पे एफ एक सेट है। यहाँ पे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो वर्णमाला देख लेना आपको, ए बी सी डी ई एफ जी। के से पहले आने का मतलब कि के से जितने पहले पहले आपके अल्फ़ाबेट आएंगे उनको लिख देना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, बस यहाँ तक लिख देना है। के से पहले आने का कह रहा है, बस वो आपका हो गया सेट। तो यहाँ पांचवा क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं छठवें की तरफ, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है, आगे भी बढ़ रहे हैं, आगे और भी मज़ा आने वाला है क्लासेस में, बने रहिएगा। क्योंकि आगे भाई जितना मुझे मेरे पास है एक्सपीरियंस, जितना मेरे पास है वैसा बढ़िया क्वालिटी कंटेंट मैं आपको दूंगा। जितना अच्छे तरीके से मैंने खुद समझा है उससे अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न पे। छठवा कह रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है। तो यहाँ पे ये आपका सही मिलान जो आपके मिलता है, हिंदी अंग्रेजी सब में मिलता है, तो गणित में भी पूछ लिया गया, आप सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे करना है कि आपको बाईं तरफ कह रहा है रोस्टर रूप में लिख देना है, तालिका विधि में लिख देना है, और एक तरफ आपको ये सब उतार लेना है, एक तरफ बाएं तरफ और इधर आपको दाहिने तरफ उतार लेना है, किसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। उसका आपको मैच करा देना है कौन किसका है। तो ये बताएं। अब देखो यहाँ पे हमें उतारना पड़ेगा, तो थोड़ा इसे इरेज कर दें, ये लिख लेना आप। देखो मैं फटाफट लिख देता हूँ। यहाँ पहला जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 6 है, बस हाँ 1 2 3 6 है, उसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया है। पहला मान लो आपका है, यहाँ पे हमने दूसरा लिख लिया, यहाँ पे तीसरा लिख लिया, यहाँ पे चौथा लिख लिया। अब हम अगर दूसरे की बात करेंगे, दूसरा क्या है 2 3 है, यहाँ पे बस 2 3 है। तीसरे की बात करेंगे, तीसरा है आपका मैथमेटिक्स के शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिख देंगे MATH और ETCS, इसे लिख लेना S, यहाँ पे हो गया। अब आगे जो चौथा लिखा हुआ है
वो 1 3 5 7 9 यहाँ पे बंद हो गया। अब यहाँ से सिर्फ 4 दिए हुए हैं, आगे नहीं दिया हुआ है, आगे नहीं है। हाँ बस यहीं तक है। इधर का मैं उतार लेता हूँ किस फॉर्म में है वो, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखो पढ़ रहे होगे भाई आप 11th का, तो आपका बुक तो होगी ना। यहाँ पे अगर गलत भी लिख दिया हमने, चलो बुक में देख लेना, नहीं बुक के बिना तो पढ़ोगे नहीं यहाँ पे। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे जो चौथा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है, एक्स सच दैट, एक्स जो है वो एक अभाज्य संख्या है, एक यहाँ पे प्राइम नंबर है। आ रहा है यहाँ तक ना, यहाँ तक आ रहा है। अब प्राइम नंबर है आपका यहाँ पे, और 6 का भाजक है, और 6 का भाजक है। ऐसा ही कल क्वेश्चन हमने किया था जिसमें 60 का भाजक लिखा था उसमें, बस यहाँ पे 6 का लिख दिया गया है बस। अब सेकंड की बात करें हम, तो सेकंड में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। एक्स सच दैट एक्स जो है, एक्स सच दैट एक्स जो है कहाँ गया, हाँ ये संख्या जो है वो 10 से कम है, और एक क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। अभी मैं आपको करवा देता हूँ, विषम प्राकृतिक संख्या है। तीसरे की बात करें, तीसरा लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स एक जो है प्राकृतिक संख्या है, तो जो 6 का भाजक है, जो 6 का यहाँ पे भाजक है। इतना समझ में आया। आगे डी वाला कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स जो है मैथमेटिक्स का एक्स है। ये तो आपको पता चल गया होगा भाई कौन सा है इसका, मैथमेटिक्स का यहाँ पे शब्द हो जाएगा। इतना हो गया ना, चारों हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम, पहला देखेंगे तो 1 2 3 6, यहाँ पे देखेंगे उधर देखो एक्स दैट एक प्राइम नंबर है। यहाँ बात करें 1 2 3, तो ये तो प्राइम नंबर हुआ, 6 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर जो होता है अपने से कटता है और 1 से कटता है, तो ये तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका तो ये नहीं होगा। अब मैच करते हैं हम, एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। अब याद करें यहाँ पे ये तो सम दिया गया है, ये भी नहीं हो सकता दूसरे का। अगर फिर बात करें हम एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो 6 से जो 6 का भाजक है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का भाजक है। अब एक 6 को भाग देगा कि नहीं देगा, दे देगा, 2 भी देगा, 3 भी देगा, 6 भी देगा, तो इसका क्या कर देंगे हम, थर्ड पे मैच करा देंगे। और मैथमेटिक्स वाला आपको ये दिखाई पड़ रहा है, पहले का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले का हम लिखा देंगे तीसरा, और दूसरे का लगा देंगे क्या, दूसरे का लगा देंगे चौथा। और अगर बात करें 2 3, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स एक प्राइम नंबर है और 6 का भाजक है, तो इसकी बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे थर्ड वाला है, ये थर्ड का फोर्थ है ना, हाँ यहाँ पे अगर ये बात करें तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, और ये 6 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे क्लियर है, ये पहले पे चला जाएगा। ये प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पता है ना, प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी को कहते हैं अभाज्य संख्या, जो खुद को काट दे, अपने आप को खुद का काट ले और 1 से कट जाए, बस उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2 और 3 श्रेणी में आते हैं, तो इसका यहीं पे हो जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ है वो मिला दो, इसका हो जाएगा यहाँ पे दूसरे पे, बस हो गया। पहले का तीसरा, तीसरे का चौथा हो गया, दूसरे का पहला हो गया, पहला हो गया, और चौथे का बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा। ये रहा आपका कंप्लीटली। ये 6वां सवाल दिया गया था, मिलान करना था, यहाँ पे मिलान हमने कर लिया, इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे बताएं। अब यहाँ तक जो है प्रश्न नंबर 6, यानी अगर अब बात की जाए प्रश्नावली आपके 1.1 में, तो कुल कितने आपके दिए गए थे, तो प्रश्न नंबर 6 ही दिए गए थे। 6 के 6 जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं, पूरे 3 क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसमें, तो जो क्लास लंबी हो सकती है भाई, क्योंकि वहाँ पे ऑफलाइन तो पढ़ाया नहीं जा रहा है कि लगातार एक की बात तुरंत आपको समझ जाएंगे हम, तो एक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी पड़ती है, फिर यहाँ पे लिखना पड़ता है, सबको समझाना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। शायद इसकी क्लास लंबी चल सकती है, एक क्लास नहीं 7-8 क्लास आ जाएँ, तो उसके लिए परेशान हो जाइएगा। जितनी लंबी क्लासेस रहेंगी उतना अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। अब हम 3 क्लास में ख़त्म कर दें, समझ में कुछ ना आए तो मतलब क्या है उसका। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं टाइप
टाइप उस दिन मैंने बताया था, और मैंने आगे बताया था क्लास के बीच में कोई टाइप अगर मिलता है तो उसके बारे में आपको समझाते चलूँगा। तो आज फिर हम टाइप मिल गया है तो उसको वहाँ पे समझ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 1.2 की ओर बढ़ेंगे। इसमें जोर लगता है मिटाने में बहुत। अब यहाँ पे देखो समुच्चयों के विभिन्न प्रकार लिखा हुआ है, तो आपकी किताब में जो लिखा हुआ है रिक्त समुच्चय, जिसे नल सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, वाइड सेट कहते हैं। अगर बात करें इंग्लिश मीडियम में तो ये तीनों टाइप से बोला जाता है कि वाइड सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है और एम्प्टी सेट क्या होता है। तो रिक्त समुच्चय मैंने आपको बता दिया था, तो दोबारा से मैं बता देता हूँ वही, कि जिन सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, नल सेट यानी यहाँ पे फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई से प्रदर्शित किया जाता है, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लगा दिया जाता है, इसे ही कहते हैं रिक्त समुच्चय। ये मत लिख देना यहाँ पे, जीरो लिख देना, जीरो लिख दोगे तो रिक्त समुच्चय हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया है, जीरो आपका एक एलिमेंट माना जाएगा, तो इसको हटा दिया जाएगा। यहाँ पे इसको हटा देंगे तभी आपका ये रिक्त समुच्चय कहा जाएगा। ये पहला हो गया, फिर से आपको समझ में आ गया होगा। उसके आगे सेकंड की बात करें हम, सेकंड आपका दिया गया है एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट क्या होता है। तो यहाँ पे ये आपका रिक्त समुच्चय है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एकल समुच्चय। इसे इंग्लिश में तो सिंगलटन कहा जाता है, लेकिन हिंदी में मैं लिख रहा हूँ बस यहाँ पे सिंगलटन सेट क्या होता है। तो वही जो भी मैंने यहाँ पे जीरो लिखा था, अगर फाइव इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे जीरो लिख दिया गया, तब ये हो जाएगा एकल समुच्चय। इसे क्या कहा जाएगा, एकल समुच्चय, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है और सिर्फ एक ही रहेगा। यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जीरो के साथ साथ ABCD कुछ भी लिख सकते हो आप। जनवरी फरवरी सिर्फ एक लिख दोगे बस वही हो जाएगा। अब ये मत पूछना जनवरी लिख दिया, तो जनवरी में तो जितने अक्षर हैं यहाँ पे JANUARY, तो ये तो पूरा यहाँ पे हो गया। ये सिंगलटन कैसे हो गया, तो मैंने क्या कहा था, सेट को लिखने में अगर मल्टीपल वर्ड आ रहे हैं, एक से ज़्यादा शब्द आ रहे हैं, तो उनको हमेशा कोमा लगा लगा के लिखा जाता है। तो जनवरी को कोमा लगा के आज तक लिखे हो कभी, तो नहीं लिखे हो। तो जनवरी पूरा एक, अगर यहाँ पे कोमा नहीं लगाया गया है, एक पूरा अगर हमने इसके अंदर रख दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो वो सिर्फ सिंगलटन सेट माना जाएगा। नहीं तो बच्चों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होती है भाई, जो बच्चे पढ़ते हैं कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि क्या जनवरी को भी सिंगलटन सेट माना जाएगा, फरवरी को माना जाएगा, क्योंकि इसमें तो शब्द बहुत सारे आ रहे हैं। तो एक बात वो भी गलती मत करना कि जब कभी भी आपको सेट लिखना है, तो सेट जब लिखना तो कर्ली ब्रैकेट लगा होना चाहिए, और उसके अंदर अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट आ रहे हैं, अवयव आ रहे हैं, तो कोमा लगा लगा के लिखना, क्योंकि तभी वो गलत किया जाता है कि बच्चे कोमा नहीं लगाते, 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया, तो ये नहीं गलत, ये गलत माना जाएगा। इसे 1234 पढ़ा जाएगा। तो कोमा लगा दोगे तो ये अलग अलग हो जाता है, तब ये हो जाता है आपका सेट हो जाता है, मतलब समुच्चय हो जाता है। अगर यहाँ पे कोमा नहीं लगा रहेगा तो ये सिंगलटन सेट के अंतर्गत आ जाएगा, एकल समुच्चय के अंतर्गत आ जाएगा। आगे हम बात करें, यहाँ पे क्या बता रहे थे, हाँ यहाँ पे फाइव इक्वल टू अगर जीरो लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो एकल समुच्चय से कह दिया जाएगा। अब तीसरे की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे दिया गया है आपका दिया गया है परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। अभी जो पीछे आप क्वेश्चन लगा के आए हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था पीछे भी क्वेश्चन, आप मैं दोबारा से वही रिपीट कर देता हूँ। x² लिखा था <4, अगर इसका हम निकालेंगे, x की वैल्यू जो है कुछ भी रखेंगे वो 4 से कम होनी चाहिए या 4 के बराबर आ जाए। तो 4 से अगर कम आएगी तो हमने क्या निकाल के रखा था, -2, -1, 0, 1 और 2, ये हमने निकाला था। अब इसके अंदर जो है 5 एलिमेंट के अलावा कोई एलिमेंट नहीं आ सकता है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। इसके अंदर जो है इन 5 एलिमेंट के अलावा कोई और एलिमेंट आएगा नहीं आएगा, जैसे कोई वैल्यू लोगी वो बड़ी हो जाएगी इससे, और बड़े का वो कह नहीं रहा है, वो छोटा ही मांगेगा। तो जब इसको कहेंगे तो इसको परिमित कहेंगे। परिमित मतलब कि इसमें और एलिमेंट नहीं आ सकते हैं, सिर्फ इतने ही आ सकते हैं, 5 ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट कहा जाता है उसे, क्या इंग्लिश में बोला जाता है, तो इंग्लिश में भी लिख लो यहाँ पे फाइनाइट सेट बोला जाता है। इसे लिख लो सिंगलटन, सिंगलटन यहाँ पे सेट, और इसे लिख दो नल सेट। नल सेट, वॉइड सेट इसे बोला जाता है, और एम्प्टी भी बोल दिया जाता है इसे। यहाँ पे आपको ये लिखना है, सारे ये हो गए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट समझ में आया, इसके अंतर्गत जितने एलिमेंट होंगे वो समय के हिसाब से बदलेंगे नहीं, तो इसीलिए फाइनाइट सेट इसे बोल दिया जाएगा कि 5 के अलावा इसमें अदर नहीं आ सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम
चौथे की, तो यहाँ पे है अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट, अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे भी देख लो, नीचे दिखाई पड़ रहा है ना। अब यहाँ पे देख लो अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत क्या आएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक सेट लिख दिया, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये इतना तक गया है। अब इसको अगर डिफाइन करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n, और यहाँ पे n जो होगा बिलोंग्स टू कैपिटल N से कर दिया जाएगा। कहने का मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर n की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा, 3 रखेंगे 3 आएगा, 4 5 6 7 ऐसे रखते चले जाएंगे। और जब n की वैल्यू कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से लेकर इनफाइनाइट तक है, तो हम इसे रखते चले जाएंगे, वो हमें मिलेगा भी नहीं। तो इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो आपको इनफाइनाइट सेट जो है इस प्रकार से दिखाई पड़ेंगे। क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि बता दो तुम यहाँ पे 1 2 3 4, इसे बता दिया जाएगा ये कौन सा सेट है, ये परिमित होगा या अपरिमित होगा। ये 1 2 3 4 ये परिमित अपरिमित कैसे है, अपरिमित नहीं कहा जाएगा इसको। अगर पूछा जाएगा 1 2 3 4 को, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट नहीं लगाया है, सिर्फ यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डॉट डॉट मैंने लगाया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये परिमित हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे चालू हो गया। अगर मैं ऐसा लिखता 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे लगा के छोड़ देता, तब ये हो जाएगा अपरिमित, ये परिमित नहीं होगा। इसको लिखने का तरीका कुछ और हो सकता है कि यहाँ पे हमने रख दिया कौन सा, कि n बिलोंग्स टू n, आगे ये भी लिखा जाता है भाई। अगर 4 तक आप लिखे हो तो n की जगह यहाँ पे क्या लिख देना, x सच दैट x बराबर n, और n बिलोंग्स टू n कहाँ तक, टिल 4 तक लिख देना बस। यहाँ पे लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट लगाने का मतलब वो वहीं तक जा रहा है जहाँ तक n की वैल्यू जाएगी। n की वैल्यू जब इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट ही जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने फिर से डिस्कस कर लिया। आगे कुछ और बचा हो, कोई अपरिमित हो गया, नल सेट हो गया, समतुल्य सेट बचा हुआ है, समतुल्य समुच्चय दोबारा से देख लियो यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट में दोबारा बता दे रहा हूँ, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य, दोबारा से रिपीट करो, जो बच्चा आज के क्लास में जुड़ा होगा उसको समझ में आ जाएगा। समतुल्य यहाँ पे समुच्चय, तुम उस दिन नहीं आया था ना, उसको समझने समझे थे नहीं समझे थे इसको। समतुल्य समुच्चय अगर यहाँ पे बात करें, समतुल्य समुच्चय, तो यहाँ पे बात की जाएगी कि जो उस दिन बताया था, फिर बता रहा हूँ कि जो सेट समान समुच्चय होते हैं, जो समुच्चय समान होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे। याद है, ये जो समान समुच्चय होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, समतुल्य होंगे। यहाँ पे समतुल्य के अंदर क्या लिख दिया जाएगा, 1 2 3 4, चलो हमने लिख दिया। अब समतुल्य सेट कब किया जाएगा, समान तुलना, तुलना करने पे समान आए, और तुलना हमेशा 2 चीज़ों की होती है, एक चीज़ों की तुलना नहीं कर सकते हो। अब हमारी तुलना किससे करोगे, अगर कोई दूसरा मैथ का टीचर है उससे तो करोगे, मेरी तुलना मेरे से नहीं कर पाओगे। तो अगर तुलना करने के लिए 2 चीज़ों का होना जो जरूरी है, तो दूसरा सेट भी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। और समतुल्य मतलब तुलना करने पे समान है, तो अगर इसके अंदर ये एलिमेंट हैं तो इसके अंदर हम बदल के रख सकते हैं। यहाँ पे हम रख सकते हैं 5 6 7 8, इसके अंदर हम एलिमेंट को बदल के लिख सकते हैं, वो भी 4 लिखेंगे बस, ज़्यादा नहीं लिखना। समतुल्य कहने का मतलब 4 इसमें है तो 4 इसमें भी हो सकता है। अब देखो, अगर इसमें 5 6 7 8 है तो इसको बदल करके भी लिख सकते हो। कहने का मतलब अगर लिखना चाहो 1 2 3 4, तो ये इस दोनों का काम पड़ जाएगा, चाहे ये रख दो चाहे ये रख दो। लेकिन अगर इन दोनों को रखोगे तो ये समान समुच्चय भी हो जाएगा और समतुल्य समुच्चय भी हो जाएगा। लेकिन अगर इनको रखोगे, सिर्फ इन दोनों को रखोगे, तो ये समतुल्य होगा लेकिन समान नहीं होगा। और यहाँ पे देख रहे हो ना, इन दोनों को रख दिया जाएगा अगर, तो ये समान और समतुल्य आपके सामने प्रूफ भी हो गया कि जो समान समुच्चय होते हैं वो समतुल्य समुच्चय होंगे, हमेशा होंगे, ये पक्का कंफर्म है। और जो समतुल्य है वो समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे समतुल्य हमने रख दिया तो समतुल्य यहाँ पे तो रख दिया, ये कभी कभी होगा, अगर हमने चेंज कर दिया तो तुरंत बदल जाएगा वो। तो यहाँ पे जब हमने ये रखा तब समान हुआ, लेकिन जैसे हमने ये रखा तैसे समान नहीं हुआ वो। तो इस वजह से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो समान समुच्चय होगा वो हमेशा समतुल्य होगा। जो समतुल्य समुच्चय है वो समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 100% यहाँ पे नोट कर लेना। ये क्वेश्चन जो है बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो चाहे आपका एयरफोर्स का एग्जाम हो, इंडियन कोस्ट गार्ड का हो, कोस्ट गार्ड अभी नहीं जानते होगे, नेवी जानते हो, नौसेना का एग्जाम, उसमें पूछा जा चुका है। एनडीए के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन एक नंबर के आ जाते हैं, और नहीं हो पाता ना, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि इतना पढ़ने के बाद भी ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाया। तो यहाँ पे जो है फाइनली इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे बताता हूँ मैं।
यहाँ पे आपका जो है एक्सरसाइज 1.1 हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब कल की क्लास में हम 1.2 को पूरी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1.2 आपका कल की क्लास में ख़त्म हो जाए। देखो पहला मैं अभी नया नया आया था टीचर आपका, तो अभी मैंने शुरुआत किया था, तो इस वजह से थोड़ा लेट इसका हो गया और 3 क्लासेस चली गई एक ही एक्सरसाइज पे। तो कल की वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि आपका जो है ये कंप्लीट हो जाए पूरी तरीके से, 1.2 जो है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आगे इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सेट थोड़ा सा मतलब ब्रॉड चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं और अच्छा खासा इसमें से एवरेज क्वेश्चन भी देखे जाते हैं जो भी आपका एग्जाम होगा। तो आप अगर CUET की तैयारी कर रहे हो, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की अगर तैयारी कर रहे हो आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाने के लिए, तो उसमें एंट्रेंस में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यहाँ से लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। NDA की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, नौसेना नेवी की बात करें, कोई भी आपका एग्जाम होता है जिसमें PCM फिजिक्स केमिस्ट्री अगर मैथ पूछा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जरूर जाएंगे। तो अगर आप 11th पढ़ रहे हो तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए, क्योंकि सीरियस होकर पढ़ोगे तो 12th पास आउट होने के बाद आपको ये चांस मिलेगा कि आप भी फॉर्म फिलअप करो और सरकारी नौकरी की तैयारी करो। और सरकारी नौकरी भाई आज के ज़माने में आपको पता है कि कितना वैल्यू है उसकी सरकारी नौकरी की। प्राइवेट में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो अंदर का सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिलता है, तो सरकारी नौकरी ही वो देती है सेटिस्फेक्शन। तो अगर 12th के जस्ट बाद 12th पास आउट होने के बाद आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, वो भी भारतीय वायुसेना में, भारतीय नौसेना में, भारतीय थल सेना में, किसी में भी आप पाना चाहते हो, तो आपको 11th और 12th में फोकस करके चलना है। इसमें से कोई कैंडिडेट ऐसा भी होगा जैसे नीट की तैयारी करनी है, IIT की तैयारी करनी है, या कोई बच्चा ऐसा भी होगा जैसे NDA की तैयारी करनी है इसी 12th के पास आउट होने के बाद। मैं बायो वालों की बात नहीं कर रहा हूँ कि बायो अगर आप लेके पढ़ रहे हो तो मैथ तो पढ़ नहीं रहे होगे, लेकिन अगर कोई बच्चा वैसे भी आ गया होगा तो बायो वालों के लिए तो नहीं है क्लास, क्योंकि टेक्निकल मैथ भाई एग्जाम से पूछा जाएगा, तो बायो लेकर आप करोगे क्या? बायो लिए हो तो आपको बायो से मतलब होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा, ये सारे बच्चे जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो PCM से होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा उनका 12th में, तो अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, क्योंकि 11th बेस होता है। सारी चीज़ें मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद पास आउट हूँ, पेपर निकाले हैं मैंने एयरफोर्स के, एक दो बार मैंने पेपर खुद निकाला एयरफोर्स का, बस फाइनली नहीं हो पाया किसी वजह से, तो पेपर निकाला है, अनुभव पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब 4 साल तैयारी की ना, तो हमारा भी ये मजबूत हुआ। मैंने 4 साल पहले तो नहीं पढ़ता था, 11th में मैं भी थोड़ा सा ढीला ढाला था, तो अगर बाद की बात करें तो बाद में पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि जब पढ़ती ज़रूरत तो पढ़ना पड़ेगा भाई। अगर एग्जाम में पूछ लिया गया, छोटी चीज़ है इतनी, अभी पूछ लिया गया, हमें नहीं पता है, हम गलत कराए उसका ऑप्शन, अंदाज़ा लगा के गलत कराए, तो वहाँ पे जब गलत हो जाएगा तो थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है, पढ़ा हमने क्या उसमें। आगे परसेंटेज तो तुम्हारे आगे चलो 95% हैं किसी के, अब आता नहीं है सवाल, तो उसमें 95% का मतलब क्या है? नौकरी नहीं ले पाओगे आप। अब मेरिट के भाव पे कोई भी नौकरी आज के ज़माने में निकाली नहीं जा रही है, सब में आपको पेपर देना पड़ेगा, पेपर को पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वहाँ पे काबिल बन सकते हो। क्योंकि सरकारी जॉब लेना इतनी आम बात नहीं है, इसमें मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर होना पड़ता है। पढ़ाई करने के बाद फिर फिजिकली उतना दौड़ो भागो, फिर रनिंग वगैरह करो, उसके बाद वहाँ पे आपको फाइनली नौकरी मिलती है। तो ये सब बताने के लिए मैं यहाँ पे था। अभी तक जो बताया, अगर अभी तक समझ में आया हो, तो जो भी बच्चा लास्ट तक रुका रहेगा उसके लिए तो भाई धन्यवाद आप सभी का कि आपने लास्ट तक मेरी क्लास को देखा। और कैसा मेरा अनुभव रहा, कैसा मैंने पढ़ाया, वो सभी आपको शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट क्लास के साथ, कल के सेट जो है 1.2 एक्सरसाइज के साथ। सो जय हिंद, जय भारत।